तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज का टॉपिक है हमारा 5 रीज़न टू नॉट बाय दिस हीरो एक्सट्रीम 125। रीज़न नंबर 1 कि जो इसकी साइड ग्लास है ना वो बहुत वाइड है, और वाइड है इसलिए कि वो यहाँ से देखो हैंडल है यहाँ तक और इतने बाहर हैं। तो उसकी वजह से क्या इशू आता है हमको कि जब हम ट्रैफिक में होते हैं, अब ट्रैफिक में इतनी वाइड स्पेस तो कोई देगा नहीं आपको, तो सामने से जो बाइक्स आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं या साइड से जा रहे हैं, उनमें ये लगते हैं और ये हिलते रहते हैं, फिर आप सारा टाइम इनको एडजस्ट करते रहते हो। ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आपने डेली कम्यूट बाइक बनाई है और उसमें इतने वाइड आपने ग्लासेस दिए हैं। उसका रीज़न पता है क्या, मैं बताता हूँ आपको। उसका रीज़न ये है, देखो नॉर्मली बाइक्स में ना ये यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, यहाँ पे माउंट होते हैं, क्योंकि जो हमारा जो क्लच का या इसका लीवर होता है ये इसके ऊपर होते थे। जब इसके ऊपर होते तो कम से कम आपको इतना मार्जिन मिल जाता है कि ये इतने और अंदर हो सकते थे, इतने, है ना। तो ये हीरो ने एक नया इनोवेशन करा है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये ग्लास हमारे बाहर की तरफ जा रहे हैं और ये दूसरों में टच होते रहते हैं और ये मूव हो जाते हैं। फिर आप रुकते हो, पहले इसको एडजस्ट करते हो, कई बार ढीला हो जाता है, फिर जरूर करते रहते हो। ये फोकस, राइडिंग से आपका फोकस हटाता है। रीज़न नंबर 2 कि इसकी जो हेडलाइट है वो हमने उस दिन नाइट टेस्ट करा इसका हेडलाइट का। हालांकि इसमें 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, एलईडी हाई बीम है, लेकिन जो हमने इस पर उस दिन राइड करी जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी, तो वहाँ पे हमने पाया कि इसकी लाइट उतनी से एफिशिएंट नहीं है जितनी कि जैसे आजकल स्कूटी भी आती है ना, उनकी इतनी अच्छी होती है कि अगर कोई हाई बीम कर दे तो आप सामने उनके ड्राइव नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें इसमें इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसमें फॉग लाइट इंस्टॉल करा सकते हैं, ठीक है जी। और फॉग लाइट लगानी पड़ेगी आपको अगर नाइट ड्राइव करनी कहीं तो। और इसका रीज़न नंबर 3 जो है इसका सीट। इसकी सीट में 794 की सीट हाइट है, तो जो क्या है 5'6" से नीचे के बंदा अगर चलाएगा तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें पैर सफिशिएंट थे, कंफर्टेबल नहीं टिकते। जिस बाइक में आपके पैर कंफर्टेबल नहीं टिकते उसमें आपको कभी भी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं राइडिंग का। आपके मन में कहीं ना कहीं वो रहेगा कि ये कहीं मैं गिरा ना दूँ। और स्प्लिट सीट की वजह से आप इसमें पीछे बीच में एक बच्चा भी नहीं बिठा सकते। जैसे मैं इस बाइक को मैं चलाता हूँ तो कई बार अपनी वाइफ को लेकर आता हूँ, अगर उसका जो लेडीज़ पर्स है, बैग होता है, वो भी अगर बीच में होता है तो वो पता चलता है, मेरे को अपनी पीठ पे फील होता है। तो क्या होता है, ये स्प्लिट सीट की वजह से पीछे वाला बंदा आगे की तरफ झुका रहता है। चलो ये तो हमने खुद देख के ली थी, प्रैक्टिकल नहीं था इसमें, क्योंकि मेरी पहली एसडी में सिंगल सीट है, उसमें 3 लोग भी बड़े आसानी से बैठ जाते हैं और काम निपटते हैं। स्प्लिट सीट मैंने ही पहली बार ली, तो मेरा एक्सपीरियंस था। 4th एक्चुअली इशू नहीं है, ये एक कंप्लेंट है हीरो से मेरी, वो इसको सुधारें। इतनी अच्छी हेडलाइट दी है आपने डुकाती स्टाइल, उसके ऊपर ही नंबर प्लेट चिपका रखी है। नंबर प्लेट देखो कितनी बड़ी आती है इंडिया में, तो ये नंबर प्लेट की पोजीशनिंग कहीं और हो सकती थी, तो ये ज़्यादा और इसकी सुंदरता बढ़ती, ठीक है। और जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो नंबर प्लेट इस पर लगी नहीं होती, हमारा इतना ध्यान जाते नहीं कि नंबर प्लेट लगेगी तो कैसी लुक आएगी। अब तो खरीद लिया, नंबर प्लेट भी लगी है, लेकिन हीरो को कुछ अल्टरनेट देना चाहिए। वैसे मार्केट में एक इसका ऑप्शन है कि लोग इसके अंदर यहाँ पे ना एक इसका नंबर प्लेट का पोजीशनिंग गार्ड आता है कि यहाँ पे लग जाती है नंबर प्लेट, पर मैंने उसको भी देखा तो वो भी इतनी अच्छी कोई लग नहीं रही है कि मैं उसको आगे इंस्टॉल कराया जाए। तो ये एक कंप्लेंट नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है हीरो से कि इसकी ना पोजीशनिंग कहीं और करें, यहाँ पे अच्छी नहीं लगती इतनी बड़ी नंबर प्लेट। और 5th और सबसे मेजर प्रॉब्लम है लोगों की, जो मेरे पास कल मैसेज भी आया था एक भाई का, वो कह रहे कि भाई इसकी गियरिंग बहुत हार्ड है, और मैंने फील करी पर्सनली, गियरिंग बहुत हार्ड है। तो ये जो गियर है ना, गियर किसी भी बाइक के हार्ड लगते हैं, उसका एक ही रीज़न होता है कि जब जो हमारी चेन होती है वो ड्राई हो जाती है तो गियरिंग थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मार्केट में ना ईजिली चैन ल्यूब और चैन क्लीनर आते हैं, तो आपने क्या करना है, हर 1000 किलोमीटर पे चेन क्लीन करनी होती है और हर 500 किलोमीटर पे आपको उसको ल्यूब करना है। 2 स्प्रे बॉटल आती हैं क्लीनर की और लुब्रिकेंट की। मैं कैस्ट्रॉल का यूज़ करता हूँ लुब्रिकेंट, मैंने सुबह ही करा था अभी,
तो उसमें करना क्या है, आपको ना इसको मेन स्टैंड पे खड़ी करके फर्स्ट गियर पे लगा के छोड़ देना है, टायर मूव करता रहेगा। इसका एक ब्रश आता है, आपने देखा भी होगा मैकेनिक्स में, तो वो ब्रश यहाँ फंसा के यहाँ पे लगा के ऊपर से आपको स्प्रे करना है क्लीनर। तो जब ये घूमेगा, ये ऐसे मूव करेगा नीचे की तरफ, तो वो ये चेन क्लीन हो जाएगी आपकी। और फिर आपने इस पर वो कैस्ट्रोल का जो भी ब्रांड है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे स्प्रे करना है इसको। जैसे इसमें मैंने करा था, ये छींटे आ रखे ना जो ये लुब्रिकेंट की है, अभी मैंने बाइक वॉश कराई नहीं है, थोड़ी गंदी है सॉरी। तो उसकी वजह से आप देखेंगे जब ये करने के बाद ना, चैन अगर आप हर 500 किलोमीटर पे उसको ल्यूब कर रहे हैं और हर 1000 किलोमीटर पे क्लीन और ल्यूब कर रहे हैं, और क्लीन करने के बाद 10 मिनट रेस्ट देके फिर हमें ल्यूब करना चाहिए। तो क्योंकि मैं अपनी जो बाइक है यजदी, उस पर भी उसकी चैन को भी ल्यूब और क्लीन करता रहता हूँ। उससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो आपका गियरिंग स्मूथ हो जाएगी और आपकी चैन की लाइफ बढ़ जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, डेली कम्यूट के लिए जो बाइक लेते हैं ना, उसको हम ल्यूब और क्लीन करते नहीं हैं। मैकेनिक उसमें और वो गंदा ऑयल जो इंजन ऑयल निकला होता है वो उसमें डालते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, चेन की एवरेज लाइफ कम हो जाती है। अगर आप उसको टाइम से ल्यूब और क्लीन करते रहें तो वो ज़्यादा साथ देती है हमारा। तो ये हमारी 5 कंप्लेंट थी। और उसके 5 के जो देखो, सीट का और नंबर प्लेट का तो सोल्यूशन नहीं है, पर ग्लास का सोल्यूशन हम कर सकते हैं, मॉडिफाई लगा के, टूरर ग्लास लगा के, और चेन को ल्यूब करके गियर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। और हेडलाइट का मैटर हम फॉग लैंप लगा के सुलझा सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़े मेजर इशू नहीं है, पर ये इशू मैंने इसलिए डिस्कस करा है क्योंकि जैसे एक भाई का मैसेज आया था कि भाई ये गियरिंग हार्ड होती है सर, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चैन ल्यूब और क्लीन करोगे तो आपकी गियरिंग 80-90% प्रॉब्लम गियरिंग की सॉल्व हो जाएगी, स्मूथ लगने लगेंगे उसके। तो ये एक मेजर पार्ट है। दूसरा, एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बाइक चलाते हैं, अगर आप बाइक चप्पल पहन के ना चलाएं, हो सके तो राइडिंग बूट का इस्तेमाल करें। क्योंकि नॉर्मल बूट्स के अंदर ना, जैसे मैं भी राइडिंग बूट पहनता हूँ जब बाइक चलाता हूँ, ये वुडलैंड के हैं और ज़्यादा कॉस्ट आती नहीं है, 3000-3500 में मिल जाते हैं। और राइडिंग बूट का ये फ़ायदा रहता है, इसकी ग्रिपिंग इतनी अच्छी होती है, आप मिट्टी में पैर रखो, किसी रेत में पैर रखो, वहाँ पे बजरी पड़ी हुई है, रोड़ी है, कुछ भी है, तो आप ग्रिप कर लेते हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपका जूता स्लिप होता है तो आप वैसे डिसबैलेंस हो जाते हो। और बाइक तो अभी नहीं है, लेकिन टायर भी टाइम से चेंज करा लेने चाहिए, उसका बिल्कुल ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि टायर और जूते आपकी सेफ्टी के लिए हैं। ये आपको हमेशा अच्छे पहनने चाहिए, टायर नया हो। देखो हम तो राइडिंग करते हैं, मैं अपनी यजदी को लेके जाता हूँ, तो उसके तो हम हर 15,000 पे टायर चेंज करा देते हैं। तो मैं नहीं कह रहा आप 15,000 में कराओ, हो सकता है आपकी रनिंग कम हो, आपके टायर ना घिसे हैं, लोकल में चलाते हो, लेकिन टायरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो 20% या 30% रह गए तो आपको उसको रिप्लेस करा देना चाहिए, क्योंकि आप उस पर बैठे हो। उस बाइक पे सेफ्टी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। हम तो पूरे राइडिंग गियर पहन के ही हाईवे पे निकलते हैं, तो हम तो सारा प्रोफेशनलिज्म फॉलो करते हैं, लेकिन हर जगह ऐसी ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों का बात का ध्यान रखना है। बाकी बाइक मैंने चलाई, सुपर्ब है, 1,18,000 रुपये में 125 सीसी की इतनी सुंदर बाइक आपको कोई और नहीं दे सकता, ये हीरो ने दिया है। राइडिंग स्मूथ है बाइक, ऑल ओवर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है। बाइक की आपको ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, और इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। 3 का तो प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ। सीट हाइट आपने अपने हिसाब से चूज़ करनी है, आपको लगता है आप इसमें कंफर्टेबल हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप स्प्लेंडर पे स्विच कर सकते हो। ठीक है, ग्लास का हमारे पास है इलाज, लाइट का हमारे पास इलाज है, गियर हार्डनेस का हमारे पास इलाज है। तो नंबर प्लेट कोई बात नहीं, इतनी अच्छी बाइक है तो नंबर प्लेट आगे है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम कुछ भविष्य में हो सकता है कोई और अल्टरनेट है, उसका और कोई सोल्यूशन निकले। बाकी इसके अलावा बाइक में एक सिंगल भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैंने 450 किलोमीटर के आसपास ही चलाया, बट मेरे को 50-55 की माइलेज इसमें मिल रही है, जो बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा लगता है इसमें बैठ के तो कहीं भी चल दो, तेल की चिंता नहीं होती ज़्यादा। तो मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है। बाकी अब चलते हैं राइड पे, डिस्कस करते हैं राइड पे। तो ये है चैन क्लीन करने का ब्रश। ये ना चैन इसके बीच में ऐसे आ जाती है और ऐसे मूव करती है, तो ये चैन को पूरा क्लीन कर देता है। मेरे हाथ में ब्लैक लग गया।
तो ये है चैन क्लीनर। और अगर आप कवर खोल के करना चाहें तो उससे ये ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इजीली चैन क्लीन हो जाती है इससे। इसको चैन में ऐसे फंसा के ऊपर से आप चैन क्लीन डालेंगे, चैन मूव करती रहेगी, चैन क्लीन हो जाएगी एकदम। रस्ट भी लगा हुआ ना, एकदम क्लीन हो जाएगी चैन। क्लीनर भी आता है, 200-250 रुपये का आता है वो भी। सेम ये 200-250 रुपये का चैन ल्यूब आता है। मैं कैस्ट्रॉल का यूज़ करता हूँ। नॉर्मल 200 का आता है, तो ये 250 का आता है। 50-60 रुपये का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं। ये ऐसे होता है और ये इसकी नोज़ल है, ये इसमें फिट करके और आपको पीछे से गाड़ी फर्स्ट गियर में स्टार्ट करके टायर मूव कर रहा होगा, चेन मूव कर रही होगी, उसमें आपको इसको स्प्रे करना है। तो उससे क्या होगा, आपकी चेन जब आपकी चेन ल्यूब होगी ना, तो आपकी गियरिंग बहुत इजी हो जाएगी। जो आप अभी मेरे से पूछा था भाई ने कि आपकी बाइक के गियर हार्ड मूव हो रहे हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी चेन की। तो यही था आज का ब्लॉग, और आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं नए डे के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।